दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। सूर्यगढ़ के राजा विक्रम सिंह एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। राजा शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल गए। अचानक मौसम खराब हो गया। आंधी तूफान के कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। राजा के सभी सिपाही और उसके साथी बिछड़ चुके थे। दिन ढलते ढलते राजा को वापसी की चिंता सताने लगी, लेकिन राजा तो रास्ता भटक चुके थे। अब इस हाल में वापस लौटना संभव नहीं था। जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था, इसलिए मजबूरी में उन्हें वहीं रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी पड़ी। चलते चलते राजा को दूर कहीं धुआं उठता दिखाई दिया। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी थी। राजा ने दरवाजा खटखटाया और कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, मौसम बहुत खराब है, क्या मुझे रात बिताने के लिए आसरा मिल सकता है? थोड़ी देर बाद झोपड़ी का दरवाजा खुला। सामने एक बूढ़ा लकड़हारा खड़ा था। उसने बड़े सम्मान के साथ राजा को अंदर बुला लिया। उस बूढ़े आदमी की एक बेहद सुंदर और सरल स्वभाव की बेटी भी थी। दोनों पिता पुत्री जंगल से लकड़ियां काटकर अपना जीवन चलाते थे। लड़की ने राजा के लिए साधारण लेकिन बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया। उसने बड़ी श्रद्धा से राजा की सेवा की और आराम करने के लिए साफ सुथरा बिस्तर भी लगाया। पूरी रात राजा उस लड़की की सादगी और विनम्रता के बारे में सोचते रहे। सुबह होते ही राजा ने उन दोनों का धन्यवाद किया और अपने महल लौट आए। लेकिन महल पहुंचने के बाद भी उनका मन बार बार उसी जंगल की झोपड़ी और उस लड़की की यादों में खो जाता। राजा की शादी राज्य के महामंत्री की बेटी से तय हो चुकी थी, लेकिन मंत्री की बेटी घमंडी और लालची स्वभाव की थी। कुछ दिनों बाद राजा ने साफ शब्दों में उस विवाह से इनकार कर दिया और पूरे राज्य के सामने ये घोषणा कर दी कि वो उसी लकड़हारी की बेटी से विवाह करेंगे जिसने बिना पहचान पूछे उनकी सेवा की थी। राजा के इस फैसले से मंत्री अंदर ही अंदर जल उठा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। जल्द ही राजा विक्रम सिंह और उस लड़की का विवाह हो गया। नई रानी बेहद दयालु और प्रजा से प्रेम करने वाली थी। पूरे राज्य में खुशियां फैल गईं। समय बीतता गया और 1 साल बाद रानी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। अगले वर्ष दूसरी बेटी भी पैदा हुई। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन मंत्री को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, राज्य को आगे चलाने के लिए एक पुत्र का होना आवश्यक है। आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। राजा ने क्रोधित होकर कहा, मेरे लिए मेरी रानी और मेरी बेटियां ही सब कुछ हैं। मैं दूसरी शादी के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। राजा की ये बात सुनकर मंत्री के मन में बदले की आग और भड़क उठी। उसने धीरे धीरे सेनापति और कुछ लालची दरबारियों को अपने पक्ष में कर लिया। फिर एक रात उसने बड़ी चालाकी से रानी के कक्ष में जहरीला सांप छोड़ दिया। सांप के डसने से रानी की मृत्यु हो गई। रानी की मौत के बाद राजा पूरी तरह टूट गए, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों के लिए खुद को संभाल लिया। मंत्री ने देखा कि राजा अब भी दूसरी शादी नहीं कर रहे हैं, तो उसने एक और खतरनाक साजिश रच डाली। उसने महल के रसोइयों को धन का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। एक दिन राजा के भोजन में जहर मिला दिया गया। भोजन करते ही राजा की तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो गई। राजा की मौत के बाद मंत्री ने धोखे से राजगद्दी पर कब्जा कर लिया और खुद को सूर्यगढ़ का नया शासक घोषित कर दिया। लेकिन महल में एक बूढ़ी दासी थी जो राजा और रानी की बेहद वफादार थी। उसने मंत्री की सारी चालें अपनी आंखों से देखी थीं। उसे डर था कि मंत्री जल्द ही दोनों राजकुमारियों को भी मरवा देगा। एक रात वो चुपचाप दोनों छोटी राजकुमारियों को लेकर महल से भाग निकली और घने जंगल में जाकर छिप गई। वहीं उसने दोनों बच्चियों का पालन पोषण किया। साल गुजरते गए और दोनों राजकुमारियां बड़ी होकर बेहद सुंदर और संस्कारी युवतियां बन गईं। लेकिन एक दिन वो बूढ़ी दासी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। जब उसे लगा कि उसका अंतिम समय करीब है, तब उसने दोनों बहनों को अपने पास बुलाकर उनकी असली पहचान बता दी। उसने कहा, तुम दोनों कोई साधारण लड़कियां नहीं, बल्कि सूर्यगढ़ की असली राजकुमारियां हो। तुम्हारे माता पिता की हत्या एक षड्यंत्र के तहत की गई थी। ये सुनकर दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगीं। कुछ ही देर बाद दासी ने अंतिम सांस ली। अब दोनों बहनें इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। दिन बीतते गए। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार अपने मित्र के साथ शिकार खेलने जंगल में आया। लंबे शिकार के बाद दोनों थक गए। राजकुमार ने 2 तीतरों का शिकार किया और अपने मित्र से कहा कि वो भोजन तैयार करे। खुद राजकुमार एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। राजकुमार का मित्र आग जलाकर मांस पकाने लगा। तभी उसकी नजर पास की एक झोपड़ी पर पड़ी, जहां एक अत्यंत सुंदर लड़की खड़ी थी। वो लड़की बड़ी उत्सुकता से उसे देख रही थी। युवक उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध रह गया और अपना काम भूल गया। तभी अचानक उसे जले हुए भोजन की गंध आई। वो दौड़कर वापस गया और देखा कि सारा मांस जल चुका था।
उसकी परेशानी देखकर लड़की मुस्कुराई और बोली, अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भोजन बना देती हूँ। कुछ ही देर में उसने स्वादिष्ट भोजन तैयार कर दिया। जब राजकुमार ने वो भोजन खाया तो वो हैरान रह गया। उसने अपने मित्र से पूछा, आज भोजन इतना स्वादिष्ट कैसे बन गया? तब उसके मित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मैंने नहीं बनाया, पास की झोपड़ी में रहने वाली एक सुंदर लड़की ने बनाया है। उधर जब छोटी बहन नदी से कपड़े धोकर वापस आई तो बड़ी बहन ने उसे सारी बात बताई। छोटी बहन मुस्कुराई और बोली, देखना दीदी, वो राजकुमार अब जरूर तुम्हें देखने आएगा। अगर वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहे तो तुम मना मत करना। तब बड़ी बहन ने तुरंत कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब उसने कुछ देर सोचकर कहा, अगर तुम्हारी किस्मत तुम्हें महल तक ले जाना चाहती है तो तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन अभी किसी को मेरे बारे में मत बताना। फिर वो बाहर गई और कुछ देर बाद लौट कर आई। उसके हाथों में छोटे छोटे सफेद फूल थे। उसने वो फूल अपनी बहन को देते हुए कहा, जब तुम राजकुमार के साथ जाओ तो रास्ते में ये फूल गिराती जाना। मैं इन फूलों के निशान का पीछा करते हुए तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। इतने में ही राजकुमार अपने मित्र के साथ झोपड़ी तक पहुंच गया। जैसे ही उसकी नजर बड़ी राजकुमारी पर पड़ी, वो उसे देखकर मोहित हो गया। राजकुमार ने विनम्रता से पूछा, आप जैसी सुंदर और सभ्य लड़की इस घने जंगल में अकेली क्यों रहती हैं? राजकुमारी ने अपनी छोटी बहन की बात याद करते हुए धीरे धीरे अपनी बनाई हुई कहानी सुनानी शुरू कर दी। मैं यहाँ पर अपने माता पिता के साथ रहती थी। मेरी माँ की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी है और कुछ समय पहले मेरे पिता भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वे जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचते थे और उसी से हमारा गुजारा चलता था। अब इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं बचा। मैं अकेली ही इस जंगल में जीवन बिता रही हूँ। राजकुमार ने जब ये दर्द भरी कहानी सुनी तो उसका हृदय पसीज गया। वो उस लड़की की सुंदरता से पहले ही प्रभावित हो चुका था, लेकिन अब उसकी सादगी और मासूमियत ने भी उसका दिल जीत लिया। उसने बिना देर किए राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया और कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। राजकुमारी ने कुछ क्षण सोचने का नाटक किया और फिर धीरे से हामी भर दी। चलते समय उसने एक छोटी सी गठरी उठा ली जिसमें सफेद रंग के छोटे छोटे फूल रखे हुए थे। राजकुमार उसे अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर रवाना हो गया। रास्ते भर राजकुमारी चुपके चुपके उन फूलों को गिराती जा रही थी ताकि उसकी छोटी बहन उनके निशानों का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच सके। दूसरी ओर छोटी राजकुमारी पेड़ के पीछे से बाहर निकली और सफेद फूलों के निशानों को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वो पहली बार इतने बड़े नगर में आई थी। पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। सड़कों को फूलों और रंग बिरंगी पताकाओं से सजाया गया था। ढोल नगाड़ों की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। इधर राजकुमार बड़ी राजकुमारी को सीधे महल लेकर पहुंचा। उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई और कहा कि वो इस लड़की से विवाह करना चाहता है। हालांकि राजकुमार का पहले से विवाह हो चुका था, लेकिन उसकी पहली पत्नी घमंडी और कठोर स्वभाव की थी। राजमहल में उसकी मां का भी काफी प्रभाव था। कई वर्षों बाद भी उसे कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए राजपरिवार के कुछ लोग भी चाहते थे कि राजकुमार दूसरा विवाह कर ले। जब पहली पत्नी को यह समाचार मिला तो उसके मन में जलन और क्रोध की आग भड़क उठी, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि राजकुमार जिस निर्णय पर अड़ जाए उसे बदलना आसान नहीं होता। इसलिए उसने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है, अब महल में मुझे एक छोटी बहन मिल जाएगी। उसकी मीठी बातों पर महल के लोग भी धोखा खा गए और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। उधर छोटी बहन फूलों के निशानों का पीछा करते करते नगर के बीचों बीच पहुंच गई। उसने एक बूढ़ी औरत को रोका और पूछा, अम्मा, पूरे नगर में इतनी सजावट और खुशियां क्यों मनाई जा रही हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, अरे बेटी, हमारे राजकुमार को जंगल में एक सुंदर लड़की मिली है। राजकुमार उसी से विवाह करने वाले हैं, इसलिए पूरे राज्य में उत्सव हो रहा है। छोटी राजकुमारी ये सुनकर समझ गई कि उसकी बहन सुरक्षित महल तक पहुंच चुकी है। फिर उसने धीरे से कहा, अम्मा, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है और मेरे पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। बूढ़ी औरत ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखें अचानक नम हो गई। उसने कहा, तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई, जो कुछ समय पहले बीमारी से चल बसी। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकती हो। असल में वो बूढ़ी औरत कभी राजमहल में दासी का काम करती थी, लेकिन अब उम्र ढल जाने के कारण उसने काम छोड़ दिया था। छोटी राजकुमारी ने विनम्रता से कहा, अम्मा, मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन मैं मेहनत करके अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। अगर संभव हो तो मुझे महल में कोई काम दिलवा दीजिए। बूढ़ी औरत उसे अपने साथ लेकर महल पहुंच गई। वहां चारों ओर शादी की तैयारियां चल रही थी। तभी सामने से राजकुमारी की पहली पत्नी आती दिखाई दी। बूढ़ी औरत ने झुककर उसे प्रणाम किया और बोली, महारानी जी, ये मेरी भांजी है। इसके माता पिता नहीं रहे। अगर आप चाहें तो इसे महल में दासी के रूप में रख सकती हैं। पहली पत्नी ने छोटी राजकुमारी को सिर से पांव तक ध्यान से देखा।
उसकी सुंदरता देखकर वो कुछ पल के लिए चौंक गई, लेकिन फिर अपने भाव छिपाते हुए उसे अपने कक्ष में ले गई। वो धीमी आवाज में बोली, सुनो लड़की, तुम यहाँ काम करने आई हो तो तुम्हें धन की जरूरत जरूर होगी। अगर तुम मेरी खास दासी बनकर रहोगी और मेरे कहे अनुसार काम करोगी तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। छोटी राजकुमारी उसकी बातों के पीछे छिपी चालाकी समझ चुकी थी। उसे महसूस हो गया था कि ये स्त्री अपनी नई सौतन से बिल्कुल खुश नहीं है। फिर भी उसने अनजान बनते हुए कहा,